क्लास 10th का जो विज्ञान पढ़ रहे थे हम लोग, उसका पार्ट 1, जिसमें हम लोग पढ़े प्रकाश क्या है, प्रकाश के सोर्स कौन है, उसमें कौन कौन से पदार्थ होते हैं। तो आज उसी का पार्ट 2 है। पार्ट 2 क्या है? सबसे पहला 9 नंबर पॉइंट इसका है, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। ध्यान से समझिए, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो वैसा पदार्थ के जो जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता हो। मतलब वैसा पदार्थ है जिसे प्रकाश आसानी से आर पार जा सकता है, उसे कहते हैं क्या? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, पानी, कांच इत्यादि। जैसे हवा है, अब हवा से प्रकाश आसानी से इस पार से उस पार हो जाता है ना। तो हवा, मान ली बीच में कहीं पे हवा है, हवा, तो इससे प्रकाश जो है ना इधर से गया और आराम से इस पार निकल गया, तो हम क्या कहेंगे? ये पारदर्शी पदार्थ है। कोई ऐसा प्लास्टिक है आपके पास, जैसे ये प्लास्टिक है आपके पास, जिसे प्रकाश इधर से गया और इधर से पार निकल गया, तो हम क्या कहेंगे? ये क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। मतलब प्रकाश आई पार से वो पार पूरा जाए, उसे कहते हैं क्या? पारदर्शी पदार्थ। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल आपको मिल जाता है। जैसे कांच का एक टुकड़ा है, एक कांच है, कांच का एक टुकड़ा है जिसको आप दोनों तरफ, मतलब कोई किसी से भी तरफ पेंट नहीं किया गया है। पेंट कर देंगे तो बन जाएगा दर्पण। पेंट नहीं किए हैं मान लिए, तो बिना पेंट किया हुआ है, तो कांच का एक कांच है, ये शीशा है यानी कि, तो आराम से पार इधर से इधर, उस पार से इस पार जा सकता है। तो हम क्या कहेंगे इसको? कि पारदर्शी पदार्थ। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है क्या? कि अपारदर्शी पदार्थ। तो वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार न हो, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे ईंट, लकड़ी, लोहा इत्यादि। ये सब क्या है? अब गौर से देखिए, अगर हम ईंट ले लेते हैं, ईंट का कोई दीवार बना हुआ है, ये दीवार है, और इस दीवार के हम इस पार से उस पार अगर रोशनी को देंगे तो ये नहीं जाएगा, और इसका छाया का निर्माण होगा, शैडो का निर्माण हो जाएगा, है ना। इसका छाया यहाँ पे बन जाएगा, परंतु प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जाएगा। तो ऐसे कहेंगे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है। जैसे हमारा दीवार हो गया, वही बात है। फिर डेस्क बेंच हो गया, मोटा गत्ता हो गया, है ना, लकड़ी का मोटा टुकड़ा हो गया, है ना। तो ये सब क्या होता है? प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जाती है ना। तो उसको क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ। ओके। जैसे लोहा का कोई चदरा है, अब इधर से टॉर्च मारिएगा तो प्रकाश उधर थोड़ी जाएगा, प्रकाश यहीं पे आकर रुक जाएगा, उधर नहीं जाएगा। तो क्या कहेंगे इसको हम लोग? कि ये अपारदर्शी पदार्थ है। ठीक है ना। आए समझ में? अगला पॉइंट है पारभासी पदार्थ। 11 नंबर पॉइंट है पारभासी पदार्थ। तो क्या करा? वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश कम मात्रा में पार हो, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ भाग उस पार जाए, इस पार से उस पार जाए, या प्रकाश अंशतः बाहर जाए, इस पार से उस पार जाए, उसे क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ। जैसे देख लीजिए, जैसे तेल लगा हुआ कागज है, कागज का टुकड़ा है, कागज है, उसमें तेल लगा दिए, तो क्या करेंगे? इसमें अगर हम टॉर्च से अगर रोशनी दे इसमें, तो क्या होगा? प्रकाश इधर जाएगा, बहुत सारा निकलेगा, बट इधर जाएगा बहुत कम, इधर से निकलेगा कम प्रकाश, है ना। पूरा प्रकाश, जितना प्रकाश यहाँ से निकल रहा है उतना प्रकाश वहाँ से नहीं जा रहा है, यहाँ से बहुत ही कम प्रकाश जा रहा है। ठीक है ना। इधर से इतना प्रकाश गया, निकला इतना ही। तो हम कहेंगे ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ कैसा है? तो पारभासी पदार्थ है, क्योंकि पूरा प्रकाश को इस पार से उस पार नहीं जाने दे रहा है। ठीक है ना। तो आप समझ गए पारदर्शी में क्या होता है? इस पार से, जैसे ये पदार्थ है, इस पार से उस पार जितना प्रकाश है सब इस पार से उस पार जाएगा, ये हो गया पारदर्शी। अपारदर्शी में क्या हो गया? प्रकाश इधर से जाएगा बट उधर पार नहीं करेगा, उसे अपारदर्शी कहते हैं। अपारभासी में क्या हो गया? कि इधर से बहुत जाएगा परंतु उधर निकलेगा बहुत कम, बहुत ही कम उस पार से उस पार होगा, उसे कहते हैं क्या? पारभासी। समझ में आया कि नहीं? और देखिए, जैसे देखिए घिसा हुआ कांच हो गया, कोई कांच का टुकड़ा जिसको घिस देते हैं चारों तरफ, दोनों तरफ से, तो क्या होता है? प्रकाश इधर से उधर जाएगा मगर थोड़ा जाएगा, थोड़ा कम जाएगा, है ना। पूरा मात्रा में प्रकाश नहीं जाएगा। तो इस प्रकार आँख की पलक, आप आँख की पलक बंद कर लीजिएगा तो भी थोड़ा थोड़ा और रोशनी रहेगा, तो बाहर दिखाई देगा, है ना। इस तरह से अगर चमड़ा है, अपने हाथ पे भी टॉर्च मारिए, देखिए टॉर्च मारिए तो जैसे लाल लाल दिखाई देगा हाथ, है ना। तो मतलब प्रकाश निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, बहुत कम मात्रा में, है ना। जैसे कि कोई कॉपी 4-5 को पन्ना ले लीजिए, 4-5 को पन्ना ले लीजिए, प्रकाश को इसे बारिएगा तो प्रकाश का थोड़ा थोड़ा मात्रा उधर निकलेगा, है ना। तो थोड़ा थोड़ा जिससे निकले हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? पारभासी पदार्थ।
ठीक है ना। अगला है कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। अब आए चैप्टर पे, चैप्टर हम लोगों का यही था कि आखिर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए कोई ऐसी सतह, खासकर हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं दर्पण। दर्पण कैसा क्या होता है, कांच का एक सिंपल टुकड़ा होता है जिसमें एक तरफ से रंग दिया जाता है, तो एक तरफ से क्या किया जाता है, रंग दिया जाता है। और रंगने को विज्ञान में यहाँ पर क्या जाता है, क्या कि रजतीत कर दिया जाता है। क्या क्या आता है, रजतीत, रजतीत कर दिया जाता है, मतलब पेंट कर दिया जाता है एक तरफ से, ठीक है ना। दोनों तरफ पेंट नहीं करेंगे, एक तरफ पेंट करेंगे, तो इसको कहते हैं रजतीत। रजतीत मतलब पेंट कर दिया गया है। रजतीत को हम लोग बोलते हैं बोलचाल की भाषा में पेंट कर दिया गया है। क्या किया गया है, पेंट, या पेंट कर दिया गया है। ओके, पेंट कर दिया गया है। तो पेंट जब कर देंगे किसी भी चीज़ को तो क्या होगा कि यह जो है एक तरफ से पेंट हो गया कांच को, तो यह प्रकाश जब आएगा ना, यहाँ पे प्रकाश यहाँ पे आएगा तो फिर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। प्रकाश तो आएगा परंतु वो उस पार नहीं जाकर उसी माध्यम में लौट जाएगा। जैसे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, एक टॉर्च, आईना पर टॉर्च मारते हुईएगा तो टॉर्च का रोशनी उसी पर जाएगा, टकरा के फिर उसी में वापस चल जाएगा माध्यम में। तो हम क्या कहेंगे कि प्रकाश आया तो है, उस पर पड़ा तो है, परंतु उसी माध्यम में वापस लौट गया है ना। अपारदर्शी पदार्थ है, परंतु अपारदर्शी पदार्थ में वो रिटर्न नहीं जाता, इसमें रिटर्न जा रहा है, ठीक है ना, समझ में आया। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। परिभाषा क्या देखिए, प्रकाश का दर्पण या परावर्तक सतह, कोई जो ही नहीं दर्पण पे ही पड़े। मान लिए स्टील का प्लेट है, ये क्या है, स्टील का प्लेट है और पेंट किया हुआ पर है ना, तो ऊपर प्रकाश पड़ेगा, जो भी प्रकाश की किरणें होगा इस पर पड़ेगा, है ना। और पढ़ने का क्या होगा, परावर्तित होकर वापस उसी में माध्यम में लौट जाएगा वो, है ना। ये प्रकाश की किरणें आया और फिर गया वापस, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो ये प्रकाश आया है और फिर वापस गया है उसी माध्यम में, चाहे वो दर्पण से टकरा कर जाए या किसी भी सतह से, कोई भी परावर्तक सतह होगा चलेगा। परावर्तक सतह का मतलब वैसा सतह जिसे प्रकाश रिटर्न जा सके, चमकीला सतह। चमकता हुआ सतह ना होता है, जैसे प्लास्टिक के रहता है, चमकता रहता है खूब, तो लाइट मारिएगा उस पर लाइट फिर वापस चल जाएगा ना, है कि नहीं। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तक सतह से जाकर बने प्रकाश, इस घटना को कहेंगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। और जो टकरा के जा रहा है सतह से उसको कहते हैं क्या, परावर्तक सतह। देखिए तो क्या करा, प्रकाश का दर्पण या परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसी माध्यम में लौट जाता है। या एक और परिभाषा बनता है, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पर प्रकाश का परावर्तन क्या है, एक ऐसा घटना है, एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश पड़ता है और टकरा के फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। समझ में आ रहा है। चलिए अगला पॉइंट है कि प्रकाश के परावर्तन देखें तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम भी तो होंगे ना, तो कितने नियम है प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो इसके क्या गया याद कर लीजिए। परीक्षा में बार बार पूछा था प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, नियम नंबर 1, नियम नंबर 2, ठीक है ना। अब क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ी बातों को समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए कि देखिए ये है एक दर्पण, दर्पण अभी नहीं, अभी एक कांच है। क्या है ये, कांच। कांच को एक तरफ से हम लोग क्या कर देते हैं, पेंट, हाँ रजतीत कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। चलिए पेंट करते हैं, कांच को एक तरफ से हम लोग पेंट कर रहे हैं, कर दिए, इस तरह से पेंट कर देते हैं। तो ये पेंट कर दिए, इसको जहाँ रहेगा ऐसे समझिए पेंट, ये पेंट किया हुआ है, रजतीत कर दिए, तो क्या हो गया, ये बन गया दर्पण। क्या बन गया, दर्पण, दर्पण हो गया ये। अब दर्पण में क्या है कि दर्पण, चलिए दर्पण लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दर्पण है, मुझे दर्पण है। दर्पण का नाम यहाँ देते हैं MM-, क्या देते हैं, MM-। MM क्या है, MM- क्या है, दर्पण है। जैसे कोई भी चीज होता है तो उसका नाम देते हैं ना हम लोग, तो नाम दे दिए क्या हम लोग, दर्पण। दर्पण का नाम क्या दे दिए, MM-, क्या दे दिए, दर्पण तो है ही है, दर्पण का नाम क्या दे दिया हम लोग, MM-। अभी कोई लड़का जन्म लेगा तो उसका नाम थोड़ी लड़का रख देंगे, लड़का का नाम क्या है, लड़का है, ठीक है। लड़का का नाम कुछ रखेंगे ना, राम श्याम घनश्याम कुछ रखेंगे ना नाम भैया। तो उसी तरह से ये लड़का मान लीजिए जन्म लिया तो उसका नाम क्या रख दिए, MM-, क्या रख दिए, MM-। अच्छा MM- क्या रखे, मिरर, M फॉर मिरर, मिरर माने होता है दर्पण, दर्पण को हम लोग कहते हैं आईना, इसीलिए हम लोग अंग्रेजी में मिरर होता है इसलिए क्या रखे M।
एम और इधर क्या रखे हैं, एम एम डैश। ओके, यहाँ पे क्या है, प्रकाश की किरण, आपतित किरण यहाँ पे आ रही, जो प्रकाश की किरण यहाँ पे आई उसे कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। और टकरा के फिर उसी माध्यम में वापस लौट गई तो उसे कहते हैं परावर्तित किरण। तो जो किरण आया है उसे कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण। ओके, जो किरण टकरा के गया है वापस चला गया उसे कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर ये आया है प्रकाश की किरण पड़ा है दर्पण पे उसे कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। इसको कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है, और आपतन बिंदु पर एक हम लंब खींचते हैं, लंब यहीं पर राइट 90 डिग्री का हम एक रेखा खींचते हैं ऐसे। ठीक है ना, ये जो लंब हम खींचते हैं ऐसे, ये कहलाता है क्या, ये कहलाता है अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। ओके, याद रहेगा, क्या कहते हैं इसको, अभिलंब। ओके, अभिलंब। आप ध्यान रखिए कि आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच का जो कोण है ना, ये कोण ये कहते हैं आई, कोण आई कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, कोण आई। अंग्रेजी में कोण आई कहते हैं संकेत में, इसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं इसको, आपतन कोण, आपतन कोण कहते हैं इसको। याद रखिएगा, आपतन कोण का परिभाषा क्या बन गया, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और ये कोण बन गया क्या आपका, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को कहते हैं कोण आर। इसको कहते हैं क्या, परावर्तन कोण। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। याद रखिएगा, फिर से याद रख लीजिए। देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो बना कोण होता है उसे आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है ना, इतना चीज जानना जरूरी था। अब मान लेते हैं इसका नाम हम दे देते हैं, इसका नाम कुछ दे देते ताकि हमको अच्छा से बताने में सुविधा हो जाए। अब नाम दे देते हैं, जैसे ए जो है, ए है। अरे भैया क्या है, ऐसे बदमाशी कर रहा है भैया। ए, ठीक है, ए से गया ओ पर, तो ए वो क्या हो गया, आपतित किरण। ठीक है, क्या हो गया, आपतित किरण। और यहां से गया बी पर, तो ओ बी क्या हो गया, परावर्तित किरण। ओ एन क्या इस पे लंब है, अभिलंब। क्या है, अभिलंब। ओ बिंदु क्या है, आपतन बिंदु। ठीक है ना, तो ये सब ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर बताए हैं, काफी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको आप, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। चलिए अब थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको सही से बता पाए। ओके, चलिए देखते हैं क्या है, ध्यान समझिए। सबसे पहला नियम क्या है, प्रकाश के परावर्तन का सबसे पहला नियम कहता है क्या, कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसका मतलब कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है ना, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, है ना। इसका मतलब ये है, ये कोण इतना जितना होगा उतना ही ये भी होगा, उतना ही यह भी होगा। अगर यहाँ से यहाँ 20 डिग्री है तो यहाँ भी 20 डिग्री ही होगा। अगर यहाँ से यहाँ 30 डिग्री है, 30 डिग्री, अगर यहाँ से यहाँ 30 डिग्री है तो यह भी 30 डिग्री होगा। अगर ये 50 डिग्री है यानी ये 60 डिग्री है तो यह भी 60 डिग्री होगा। जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है ना, ये समझ लीजिए हमेशा के लिए। ओके, अब बात करते हैं हम लोग दूसरा नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं।
आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसके लिए हमको 3 पेन चाहिए, एगो लाल, एगो ब्लू, एगो काला मेरे पास है, लाइए। और एक चाहिए हमको कॉपी, लाइए इधर ला के आइए। और ये हम आपको पूरा प्रयोग करके दिखाते हैं कि ये क्या होता है। आपके दिमाग में आता होगा कि एक तल का मतलब क्या होता है। चलिए एक तल का मतलब ही समझा रहे हैं। देखिए पहले ये समझिए, ये है आपका दर्पण। ओके, समझ लिए, थोड़ी देर के लिए मान लिए दर्पण है, ठीक है। दर्पण का प्रयोग हम लोग कर भी सकते हैं, ऐसा ना बहुत भारी प्रयोग है, ऐसा कोई बात नहीं है। दर्पण पे ये है आपका आपतित किरण, इधर से आया, ये आपतित किरण ऐसे लाल रंग का जो है आपतित किरण ऐसे देखिए ऐसे आया, दर्पण पे ऐसे पड़ा, ठीक है। और ये दर्पण पे पढ़ने के बाद ऐसे वापस गया, और ये ब्लू पेन के द्वारा दिखा रहे हैं हम आपको, ठीक है। ये है रेड कलर से आया और ब्लू कलर में गया। ओके, आपतित किरण का नोक ऐसे आया और इसका नोक ऐसे रिटर्न गया, निकला, है ना। तो ये जिस बिंदु पे पड़ा उसको बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। ये हमारा हाथ आपतन बिंदु हो गया, और इस पे हम डाल दिए एक लंब। क्या डाल दिए? लंब। ये लंब डाल दिए, ठीक है, लंब। आपतित किरण समझ में आ गया कौन है? आपतित किरण कौन है? लाल वाला। और परावर्तित किरण कौन है? ब्लू वाला। और ये क्या है? काला वाला क्या है आपका? अभिलंब, ठीक है ना। ये है, इस तरह से इसका बनेगा, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि ये कोण इस कोण के बराबर, मतलब आपतन कोण ये और परावर्तन कोण क्या होगा? बराबर होगा, और तीनों एक ही तल में होगा। तीनों एक ही तल का मतलब ये हुआ कि तीनों को जब एक तल में सटाइएगा, अगर अभी दर्पण को हम मान लिए दर्पण नहीं, अब तल है, तो एक ही तल में सट जाए। देखिए एक ही तल में है, ठीक है ना, एक ही तल में हुआ। एक ही तल का मतलब सट जाए तीनों एक ही तल में ना। अगर एक तल में नहीं रहेगा तो क्या होगा? देखिए जैसे अगर ये है ना, ये एक तल में नहीं है, ये क्या है? एक तल में नहीं है, क्योंकि दो को सटा दिए तो एगो हट गया, ये दो को सटा दिए तो एगो हट गया, ये दो को सटा दिए तो एगो हट गया। देखिए दो सटा दिए तो एगो हट गया, और ये दो सटा दिए तो ये ब्लू वाला हट गया। देखिए काला वाला कटा तो ब्लू वाला हट गया। ये एक तल में नहीं है, ये तीनों अलग अलग तल में है ना। तल समझ में आ गया? तो तीनों एक ही तल में हो, एक ही समतल में कहिए चाहे एक ही तल में कहिए, बात बराबर है, ठीक है ना। तीनों एक ही तल में हो, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि ये जो परावर्तन के नियम है, ये हमेशा के लिए याद रखना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि देखिए ये परीक्षा में ये तरह से पूछा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम है। पहला नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, चाहे तीनों एक ही समतल में होता है। याद रहेगा? चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब हम किसी दर्पण के सामने, कोई दर्पण है यहाँ पे, मान लीजिए दर्पण है, ठीक है, इस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, किसी वस्तु को रखते हैं, जैसे किसी वस्तु को रख दिए, तो ये दर्पण के सामने आप खड़ा हो गए, आप खड़े हो गए, तो ये आपका बिंब है। आप खड़े हो गए ना, तो आप बिंब है। क्या है? बिंब है। जो खड़ा हो गया वो क्या है? बिंब है। ये है दर्पण, ये क्या है आपका? दर्पण। दर्पण में आप यहाँ पे खड़े हैं, तो आप क्या है? बिंब है। बिंब आपको क्या कहेंगे? बिंब। बिंब कहिए, या इसको आपको कह सकते हैं वस्तु कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वस्तु। मगर आप है व्यक्ति, है ना। तो अब इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, इस आईना में आपने आपको देख रहे हैं, तो आईना में आपका प्रतिबिंब ये बन रहा है। तो ये आपका फोटो बन रहा है ना, आपका ये फोटो बन रहा है, तो ये क्या हो गया? प्रतिबिंब। क्या हो गया? प्रतिबिंब। आपका ऐसा लाल से पीला हो गया, पीला नहीं होगा, सेम बनेगा, तो हम बता रहे हैं। तो ये हो गया आपका क्या? प्रतिबिंब। क्या हो गया? हम लोग कहते हैं कि मेरा तस्वीर है, ये क्या है? मेरा तस्वीर। मैं आईना में मेरी क्या है? मेरा तस्वीर है। आईना में तस्वीर मतलब आईना में हम ही नहीं दिखाई देते हैं, तो ये क्या हो गया? प्रतिबिंब। क्या हो गया? प्रतिबिंब। क्या हो गया? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। ओके, बिंब किसे? जब आईना के सामने तुम खड़े हो जाओगे, तुम क्या हो? बिंब। तो आईना में जो खड़ा दिखाई दे रहा है तुम्हारे जैसा है, वो क्या है? प्रतिबिंब है। तुम्हारी जैसा है, तुम हाथ उठाओगे वो भी हाथ उठाएगा, हाथ गिराओगे तुम ही हाथ, तो ये तुम्हारा क्या है? ये प्रतिबिंब है, क्योंकि तुम्हारे जैसा ही एक्टिविटी करेगा वो, है ना। बात समझ में आ गई? पूरा क्लियर है ना? बात समझ में आ गया? प्रतिबिंब समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए हाँ, बता देते हैं क्या होता है। देखिए अब इसका मतलब तो समझ में आ गया आपको, मतलब समझ में आ गया, परंतु मतलब समझ में आने के बाद भी एक काम आपको करना होगा कि प्रतिबिंब होता क्या है। देखिए
तो किसी दर्पण, किसी वस्तु के से निकलने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद इस बिंदु पर मिलती है। जैसे एक दर्पण है, ये हम ले लेते हैं। दर्पण कौन सा है बाद में चर्चा करेंगे हम लोग, कौन सा दर्पण है। इसमें किसी वस्तु को रख दिए, वस्तु को रख दिए तो यहाँ पे गया प्रकाश किरणें और यहाँ से परावर्तन के बाद यहाँ पे आया और ये यहाँ पे आया। तो यहाँ पे क्या बना है, ये प्रतिबिंब है। क्या है? प्रतिबिंब है। तो ये बिंब है। अब ये बिंब को हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं बिंब, ये है बिंब, बिंब है। और बिंब क्या बना है यहाँ पे, क्या ही बना है? प्रतिबिंब। क्या बना है? प्रतिबिंब। तो ये अलग बात है, प्रतिबिंब। तो ये दर्पण, ये प्रकाश निकला यहाँ से, प्रकाश निकला ना यहाँ से, ये प्रकाश यहाँ से निकला और यहाँ पे आया, फिर ये भी प्रकाश इधर गया, उसी पे फिर वापस चला गया। तो काटा कहाँ पे है? यहाँ पे। तो ये जो बना है ये प्रतिबिंब कहलाता है। ये कह रहा है क्या? किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें। तो वस्तु से प्रकाश की किरणें कौन निकला है? वस्तु से प्रकाश की किरणें कौन निकला बताइए? वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें। तो वस्तु से प्रकाश निकला, यही निकला प्रकाश की किरण, यही निकला है। किरणें दर्पण से परावर्तन होने के बाद यहाँ पे आया है, ये भी यहाँ पे गया है और फिर वापस इसी पे आया है। तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है तो कहाँ पे मिलती है? यहीं पर ना मिल रही है, यहीं पर ना मिल रही है। तो हम कहेंगे क्या कि यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बना है। क्या बना है? इसका प्रतिबिंब बन गया है। ऐसा में याद रहेगा, एकदम सिंपल सी बात। किसी भी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद इस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है ना? आप मतलब भी समझ गए कि जैसे हम आईना के सामने खड़े होते हैं तो हम क्या है? बिंब है, और जो आईना में दिखाई दे रहा है हमारे जैसा ही है, वो हमारा प्रतिबिंब है। वो क्या है? हमारा प्रतिबिंब है। आईना को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? दर्पण। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब के प्रकार, मतलब प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब जो है ना, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। ये क्या कहता है? किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसको कहते हैं प्रतिबिंब। जैसे ये दर्पण था, आपको बताएं, अभी जस्ट बताए हैं, दर्पण है। दर्पण में किसी वस्तु को यहाँ पर रखे हैं और रखने के बाद यहाँ से प्रकाश निकला है। ये प्रकाश निकला, प्रकाश निकाल के दिखाते हैं आपको। उजला कलर का प्रकाश निकल, ये प्रकाश, ये निकला, वस्तु से प्रकाश निकला और दर्पण पे पड़ा। और दर्पण से पड़ने के बाद कहाँ आ गया? वापस आ गया इधर। फिर एक प्रकाश निकला, ऐसे गया और ऐसे फिर वहीं पर वापस आ गया। तो हम क्या कहेंगे कि भैया यहाँ पे कटलाऊ है ना, काटा। तो काटा है, पूरा काटा है। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है। क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब है, क्योंकि यहाँ काटता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। यहाँ पर अगर मुंडी है और यहाँ पे पाँव है, यहाँ पे हाथ है, तो यहाँ पे भी मुंडी है, यहाँ पे पाँव है और यहाँ पे हाथ है, और तो बना है, काटा है तो क्या हो गया? वास्तविक प्रतिबिंब। और एक बात और समझ में आ गया कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। इसका माथा कहाँ है? ऊपर है ना, इसका माथा कहाँ पे है? नीचे है ना। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, याद रखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। क्या आप आईना में अपना फोटो देखते हैं तो क्या ये उल्टा होता है? क्या पैर ऊपर होता है? नहीं। इसका मतलब वो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है, वो काल्पनिक प्रतिबिंब है। क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब। तो परीक्षा में पूछेगा कि आप जिस दर्पण में देखते हैं उसको समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल दर्पण। हमारे घरों में जो आईना लगा रहता है सामान्यतः समतल दर्पण रहता है। क्या रहता है? समतल। वो छुइएगा तो एकदम प्लेन होगा। समतल माने प्लेन मिरर। आईना को छुइएगा तो उबड़ खाबड़ नहीं होगा, प्लेन होगा, है कि नहीं है? किसी का उबड़ खाबड़ वाला धंसा हुआ चाहे उभरा हुआ है? नहीं है, प्लेन मिरर है, उसको कहते हैं समतल। प्लेन मिरर को ही हिंदी में कहते हैं समतल दर्पण। तो हम लोगों के घर में जो आईना लगा रहता है समतल दर्पण होता है, तो उसमें हम देखते हैं तो हमारा सर अगर ऊपर है तो सर ऊपरे रहता है, पाँव नीचे है तो पाँव नीचे ही रहता है। परंतु अगर आप तो मतलब अगर आप ऐसा प्रतिबिंब में खड़े, ऐसा आईना के सामने खड़े हो गए हैं जहाँ पर आपका सर जो है नीचे हो जाता है, पाँव ऊपर हो जाता है दिखने में,
होता नहीं है, मैंने फोटो में दिखाई देता है, सिर्फ उसमें दिखाई देता है, होगा कैसे? ऐसा नहीं कि आपका पाँव ऊपर हो जाएगा, उसमें दिखाई दे रहा है। तो आप समझ आइए कि वो प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है, रियल प्रतिबिंब है, रियल इमेज है ना। हम जो देखते हैं वो सब फेक इमेज होता है, काल्पनिक इमेज होता है। क्या होता है? काल्पनिक इमेज होता है। चलिए काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं उसको हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, तो याद रखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। अब है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है देखिए, उसी तरह से एक दर्पण लेते हैं। चलिए एक दर्पण लेते हैं, एक दर्पण हम ले लेते हैं। चलिए ये है हमारा दर्पण, ओके। दर्पण को क्या कर लेते हैं हम लोग, दर्पण को क्या करते हैं, रजतीत कर लेते हैं, पेंट कर लेते हैं। तो दर्पण को क्या करते हैं हम लोग, पेंट कर लेते हैं। ये रहा दर्पण का पेंट, ओके। आप पेंट कर लिए। अब यहाँ पे क्या कर दिए, प्रधान अक्ष खोज लेते हैं। क्या करते हैं, प्रधान अक्ष। क्या कर दिए, प्रधान अक्ष। यहाँ पे किसी वस्तु को, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, किसी वस्तु को खड़ा कर देते हैं। किसी वस्तु को यहाँ पे खड़ा कर दिए, ओके। किसी वस्तु को यहाँ पे खड़ा करने जा रहे हैं, किसी वस्तु को यहाँ पे खड़ा करेंगे। ये रहा हमारा वस्तु, इसको खड़ा कर दिए और ये हमारा वस्तु चिंटू जी को खड़ा कर दिए, है ना। अब चिंटू जी का प्रतिबिंब अगर ऐसा हो कि चिंटू जी से निकलने वाला प्रकाश की किरण, ध्यान दीजिएगा, ध्यान इधर बताइए नहीं, अब तो बता रहे, चिंटू जी से निकलने वाले प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश की किरणें निकला है, भैया प्रकाश की किरणें कहाँ है, अंतर हो रहा है। प्रकाश की किरण निकला है ना ऐसे, और ये निकलने के बाद, हालांकि इसमें तो ऐसा नहीं, ऐसा केस होता है, एगो होता है केस। चलिए बाद में देखेंगे कैसा केस होता है बाद में। अगर इसका प्रतिबिंब निकलने के बाद ऐसा हो गया, इसी की तरफ बन गया हो, मान लीजिए, ये प्रकाश निकला ऐसे और ऐसे गया, मान लिया, मान लेते थोड़ा देर के लिए, ऐसे गया, और एक प्रकाश गया, हर बिंदु लेंगे था ना पता चलता है, ऐसे गया, काट गया, ठीक है ना। और यहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे यहाँ पे बनाते हैं, यानी कि इसका चिंटू जी का फोटो यहाँ पे बना तो ऐसा बना, ओके। इसको हम लोग बना लेते हैं गुलाबी कलर से, ओके। ऐसा प्रतिबिंब बना चिंटू जी का यहाँ पे, ये प्रतिबिंब बना चिंटू जी का यहाँ पे, और जैसा थे वैसा ही बन गया। और तो क्या हम कहेंगे, तो चिंटू जी का प्रतिबिंब वैसा ही बना, सीधा बना है। क्या बना है, सीधा बना है। तो सीधा देखिए, माथा ऊपर तो माथा ऊपर है, और पैर नीचे तो पैर नीचे है। तो ये जैसा तस्वीर था वैसा ही बना है, तो हम समझ जाएंगे कि अच्छा, मतलब ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे ही बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ ये प्रतिबिंब जो है ना काल्पनिक प्रतिबिंब, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनता है। याद रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ये याद रखिएगा, कभी भी उल्टा नहीं बनेगा, ये हमेशा सीधा बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। आएगा ये समझ में आया, ठीक है ना। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। अब क्या कह रहा परिभाषा, देखिए जरा परिभाषा देख लेते हैं क्या कह रहा है क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब कि ये मिलता नहीं है, मिलता हुआ प्रतीत होता है। प्रतीत होने का मतलब क्या होता है, हमें लगता है कि मिल रहा है ना, तो हम क्या कहेंगे इसको, काल्पनिक प्रतिबिंब। याद रखिए, अगर मिलता है तो वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। याद रखिए, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। अगर मिलता हुआ प्रतीत होता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्लियर, ये भी हो गया हमारा क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि दर्पण क्या होता है। अभी तो हम लोग इतना ना पढ़ लिए, दर्पण हम लोगों को याद है, वो दर्पण क्या होता है। करा है, क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, दर्पण क्या होता है, तो इसके बारे में क्या दे रहा था, सोचिए। दर्पण क्या होता है,
कांच का वैसा टुकड़ा जिसे एक तरफ से रजतीत कर दिया जाता है उसे दर्पण कहलाता है। कांच का एक टुकड़ा है, कुछ नहीं है, कांच का एक टुकड़ा है जिसको क्या कर दिया गया, एक तरफ से रजतीत कर दिया, एक तरफ से पेंट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये दर्पण। ये क्या बन गया, दर्पण। और भी बना सकते दर्पण। ये क्या, ये आईना है, बना सकते, इसको भी बना सकते आईना। एक तरफ से कर देते हैं पेंट, एक तरफ से कर दिए पेंट, ये क्या बन गया हमारा, दर्पण। समझ में आया, दर्पण बन गया। जितना अच्छा से रंगना चाहते रंग दीजिए, है ना, रंगने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, रंगने के लिए आप रंगिए, जितना रंगना चाहते रंगिए। तो ये दर्पण हो गया। ये है आपका समतल दर्पण। क्या है, ये है आपका अवतल दर्पण और ये है आपका उत्तल दर्पण। याद रखिएगा, नाम भी याद कर लीजिए। ये दर्पण जो है ये है समतल। क्या है, समतल। ये है आपका समतल, समतल, समतल दर्पण है। ये क्या है आपका, अवतल। क्या है, अवतल। ये है आपका उत्तल। ठीक है, ये क्या है आपका, उत्तल। याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग देखें क्या कि ये समतल दर्पण का जो परावर्तक सतह है वो समतल होता है। क्या होता है, समतल होता है। समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। समझ में आ गया था हम लोग को, समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह जो है ना वो धंसा हुआ होता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, उभरा हुआ होता है। ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे, आगे चल रहा है हम लोग को पॉइंट। अगला है कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है, मतलब दर्पण कितने प्रकार के होते हुए देखना हम लोग। तो दर्पण मुख्यतः दो तरह के होते हैं। एक छूट गया, इसमें एक पॉइंट स्लाइड छूट गया। दर्पण दो तरह के होते हैं। एक होता है, इसमें था क्या, हाँ इसी में था, हाँ। दर्पण दो तरह लिए, दर्पण दो तरह के होते हैं, एक समतल, एक होते हैं गोलीय। ठीक है ना, याद रखिएगा। आपको ऐसा दर्पण तीन प्रकार का पढ़ाएं, आप पढ़ाएंगे। ये एक्चुअली एक ही प्रकार का दूगो है ना। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, ध्यान दीजिए, बहुत बच्चे आते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है, देखिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो या धंसा हुआ हो, उभरा हुआ हो या धंसा हुआ हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल। याद रखिएगा, गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, अवतल और उत्तल। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। परावर्तक सतह धंसा हुआ, इसका मतलब क्या होता है, ये देखिए जरा। परावर्तक सतह धंसा हुआ हो मतलब ऐसा दर्पण है, जैसे एक दर्पण है जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। तो ये दर्पण में दो तरह के सतह होते हैं। एक सतह जिसे आप पेंट कर देते हैं, जिसे कहते हैं रजतीत वाला सतह। ये एक सतह है जिसको रजतीत कर दिया गया है। और जो इधर बच गया है, मतलब इधर बच गया, आप कोनो आईना में आप खड़ा होते हैं तो उधर थोड़ी ना खड़ा होते हैं जिधर पेंट किया गया है। उधर खड़ा होइएगा देखने के लिए जिधर पेंट नहीं किया गया है। तो इधर पेंट किया गया तो ये पीछे वाला भाग हो गया, और जिधर पेंट नहीं किया गया वो आगे वाला भाग होगा। तो आईना में आपको अपना फोटो देखना है, बाल बनाना है, तो आप पेंट वाला तो थोड़ी ना आगे खड़ा होगा कि पीछे वाला में खड़ा हो जाएगा। तो ये स्वाभाविक, तो जो जिधर आप खड़ा होते हैं उसे कहते हैं परावर्तक सतह। क्या कहते हैं, तो ये है परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। और ये है क्या, रजतीत सतह। क्या, रजतीत सतह। तो रजतीत सतह तो उभरा हुआ है, परावर्तक सतह क्या, धंसा हुआ। देख लीजिए, परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है ना, धंसा हुआ। तो हम कहेंगे क्या, ये अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का परिभाषा क्या करा, देखिए ध्यान से।
उत्तल दर्पण का परिभाषा करा ठीक इसका उल्टा, क्या करा, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए, उभरा हुआ। अब जैसे देखिए ये दर्पण देख लीजिए, जैसे इसमें इसका भाग को ये सब पेंट कर दिए अंदर वाला, ठीक है, ये सब पेंट कर दिए। अब आप देख रहे हैं कि इसका उभरा हुआ जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन उभरा हुआ पोर्शन है ना, उभरा हुआ मतलब क्या, ऊपर निकला हुआ है। तो ऐसे पोर्शन को जो ऐसा दर्पण रहेगा तो क्या कहेंगे हम लोग इसको, उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कहेंगे। ओके, तो अवतल उत्तल में समझ में आ गया। अब आप बताइए कि ये कौन सा दर्पण है, बोलिए। हाँ, अवतल दर्पण। और ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। समझ में आया ना, क्योंकि परावर्तक सतह धंसा हुआ है तो अवतल, उभरा हुआ है तो समझ में आएगा ना। इस प्रकार से हम लोग समझ गए दोनों दर्पण को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आखिर दर्पण जो होता है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। दर्पण में कोई पार्ट भी होता है क्या, क्या उसके कुछ अंग भी हैं? तो हाँ है, दर्पण अगर पढ़ रहे हैं तो उसका कुछ पार्ट होगा। कौन कौन से पार्ट होते हैं उन चीज़ों को देख लेते हैं हम लोग। ओके, देखते हैं। तो इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा एक दर्पण, दर्पण के पार्ट बना के तब उसके बाद हम दिखाएंगे उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। ओके, तो दर्पण बनाते हैं। एक दर्पण यहाँ पे हम बना लेते हैं। ओके, दर्पण क्या कैसे बनाते हैं, दर्पण बनाने आप लोगों को आता भी है, दर्पण बनाने कैसे बनाएंगे। चलिए हम पीला कलर का एक दर्पण बना लेते हैं। इसमें हम नीला कलर से इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, रजतीत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रजतीत। क्या कर रहे हैं, यानी कि पेंट कर रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत, पेंट हम लोग कर चुके हैं, दर्पण हमारा तैयार हो चुका है, मार्केट में बेच सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, फोटो देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम दर्पण बना ही लिए हैं तो इसमें कौन कौन सा चीज़ है। तो इसके बीचों बीच से एक रेखा हम गुजार देते हैं। ओके, इसको कहते हैं प्रधान। पहले नंबर देखिए, पहले पॉइंट हम शुरू से पढ़ाते हैं आपको। पहले पढ़ना है ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं, तो ये दर्पण के जिस बिंदु से प्रधान अक्ष गुजरता है ना उसे कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं, ध्रुव। ये है इसका ध्रुव। अब लिखने के लिए थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं इसको, हम बहुत पतला हो गया। ये क्या है इसका, ध्रुव। क्या है, ध्रुव। जिस बिंदु पर प्रधान अक्ष गुजर रहा है, माने दर्पण का वह बिंदु जहां से प्रधान अक्ष गुजरता है उसे क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है ना, या गोले दर्पण के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को माने इसका ठीक बीच वाला जो बिंदु है तो क्या कहते हैं, इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। उसके बाद है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जो बना है ये किसी कांच का टुकड़ा है। आपको क्या लगता है कांच नहीं रहा होगा, अरे भैया ये कांच रहा होगा, जिससे बना है ये कांच रहा होगा, इसे उसी कांच में से काट दिए हैं थोड़ा सा, है ना, गोला कांच होगा, गोला कांच। गोले दर्पण जो होता है गोलका कांच के होता है, तो ये कांच रहा होगा, पहले क्या रहा होगा, कांच। ये एक कांच का भाग होगा, ठीक है। तो उस कांच के भाग में से हम इसको मिटा दिए हैं, तो मिटाने के बाद जो बचा हो, क्या बचा है, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण बचा। बाहर से पेंट कर दिए तो अवतल दर्पण बन गया, अंदर से पेंट कर दिए तो उत्तल दर्पण बन जाता है कि नहीं है। तो इसका कोई केंद्र, जो गोला था, ये जो गोला था इसका कोई केंद्र रहा होगा कि नहीं रहा होगा, उसे कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं, और वक्रता केंद्र को कहते हैं सी। क्या कहते हैं, सी। ध्रुव को कहते हैं क्या, पी। ठीक है ना, ध्रुव को क्या कहते हैं, पी। वक्रता केंद्र को क्या कहते हैं, सी। आज दर्पण का नाम क्या देते हैं हम लोग, एम, एम डैश। ओके, तो बता चलिए। अब है क्या कि गोले के केंद्र के, हाँ अब है प्रधान अक्ष। तो बताए थे क्या कर रहा है प्रधान अक्ष, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष कहते हैं। तो वक्रता, देखिए वक्रता केंद्र यही ना है, ध्रुव यही ना है, इसको मिलाने वाली रेखा जो है ये मिला रही है इसके रेखा को, है ना, तो क्या कहेंगे हम लोग, प्रधान अक्ष। क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष। अब जान लीजिए फोकस। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के जो बात होता है ना उसको कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं, फोकस। बिंदु को कहते हैं फोकस। और
यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी होती है वक्रता केंद्र से, याद कर लीजिएगा, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी जो होती है ये, इसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। इसको शॉर्ट में कहते हैं आर। क्या कहते हैं? आर। और एफ से, फोकस से, क्या, फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ की जो दूरी होती है उसे कहते हैं एफ, इसको कहते हैं फोकस। तो आर जो है वो क्या है? आर है वक्रता त्रिज्या। क्या है? वक्रता त्रिज्या। और एफ क्या है? तो एफ है फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी, जिसे कहते हैं फोकसांतर। क्या कहते हैं? फोकसांतर। फोकस दूरी कहिए या फोकसांतर कहिए। ओके, याद रहेगा। शॉर्ट में कहते हैं एफ। तो याद रखिएगा आर कौन है और एफ कौन है। आर कौन है और एफ कौन है, याद कर लीजिए। आर किसे कहते हैं? तो वक्रता केंद्र से ध्रुव के दूरी को क्या कहते हैं? आर। वक्रता त्रिज्या कहते हैं, उसको हम लिख भी देते हैं। चलिए लिख देते हैं, आपको हम याद कर लेंगे हम लोग। ये क्या पॉइंट हो गया? वक्रता त्रिज्या। क्या? वक्रता त्रिज्या। क्या परिभाषा बनेगा? वक्रता केंद्र। क्या? वक्रता केंद्र तथा बोलिए, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी। क्या? ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? हाँ, वक्रता केंद्र, त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और इसे शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम लोग? वक्रता त्रिज्या को क्या लिखते हैं हम लोग? बताइए। बड़का आर लिखते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है ना। और जान लीजिए दूसरा नंबर पे एक और पॉइंट जान लीजिए। क्या? फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी, ये लिख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। फोकस दूरी क्या होता है? तो देखो, ध्रुव तथा फोकस के बीच, क्या? फोकस के बीच की दूरी को, क्या? बीच के दूरी को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं या फोकसांतर भी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। तो शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम लोग? एफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एफ। ठीक है ना। क्या लिखते हैं? एफ। लिख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, लिखवा भी देंगे। अब बात करते हैं कि दर्पण का फोकस क्या होता है। ये फोकस होता क्या है? अभी तो बताए हैं ये फोकस क्या होता है, बता दिए थे, परंतु फोकस के बारे में कुछ जान लीजिए। ध्यान दीजिए, फोकस के बारे में जान लीजिए क्या होता है। देखिए एक्चुअली फोकस होता क्या है। देखिए अवतल दर्पण का फोकस देखिए क्या होता है। ये है अवतल दर्पण। ठीक है, यह एक अवतल दर्पण यहाँ पे बनाने आ रहे हैं। ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण को हम लोग रजिस्ट्रित कर देते हैं, पेंट कर देते हैं एक तरफ से। ये रहा, पेंट कर दिए हम लोग। और इसको यहाँ से एक हम खींच लेते हैं। आप बताइएगा इसका नाम क्या देते हैं हम लोग बताओ? MM डैश। और इसको क्या कहते हैं हम लोग बताओ? ध्रुव। और इसके रेखा को यहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग? अगर यहाँ पर C है, क्या है? C है, और ये P है, तो इसके रेखा को क्या कहेंगे हम लोग? प्रधान अक्ष। क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष। और यहाँ पर हम किसी वस्तु को रखते हैं कहीं पे भी, तो चलो प्रकाश की किरणें आ रही है। क्या आ रही है? प्रकाश की किरणें, प्रकाश की समांतर प्रकाश की किरणें आई ऐसे, और ई दर्पण से परावर्तन के बाद गुजरेगी। ठीक है, गुजर गई। ये है आपतित किरण, ऐसे आई और फिर गुजरेगी, गुजर गई। ध्यान दीजिएगा, फिर ये आई और फिर यहाँ से ये परावर्तित होकर गई। देख रहे हैं, ये यहाँ से आई और फिर यहाँ से गई, फिर यहाँ से आई और फिर यहाँ से गई, फिर यहाँ से आई और फिर यहाँ से गई। तो ये जहाँ से गई सब एक जगह काटा। सब क्या किया है? एक ही जगह काटा। जहाँ ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे काटा है? फोकस पे ही काटा है ना।
तो यहाँ पे सब फोकस पे ही काटा है ना। देखिए, तो यहाँ पे जितनी भी आपतित किरणें थी, जितने भी आपतित किरणें थी, वो सब दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ जाके गुजरी है, जहाँ से गुजरी है। जैसे यहाँ से गई और जाने के बाद कहाँ से गुजरी, बाद यहाँ से गई, गुजरी तो यहीं से ना, तो जहाँ से ये गुजरी है सब बिंदु वहीं से, सब प्रकाश की किरणें वहीं से गुजरेगा। इसको क्या कहते हैं, फोकस। क्या कहते हैं, फोकस। याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, फोकस। एफ याद रखिए, इसको क्या कहते हैं, फोकस। यह अवतल दर्पण की फोकस। इसके परिभाषा क्या बनेगा, देखिए, प्रधान अक्ष का वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है, उसे अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रधान अक्ष के समानांतर, ये प्रधान अक्ष है, क्या है, प्रधान अक्ष है। इसके समानांतर कोई किरण ऐसे आया और जहां से गुजरेगा, फिर इसके समानांतर आया और जहां से गुजरेगा, इसके समानांतर आया और जहां से गुजरेगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। इसका नियम है कि वहीं से गुजरेगा, यही होगा क्या, अवतल दर्पण का फोकस। याद रहेगा। और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। ठीक है ना। चलिए, ये तो था अवतल दर्पण का। किसका था, अवतल दर्पण का। अब हम लोग क्या लेने जा रहे हैं, उत्तल दर्पण। क्या लेने जा रहे हैं, उत्तल दर्पण। चलिए, दर्पण हम लोग लेते हैं, ध्यान दीजिए, दर्पण को हम लोग कलर कर लेते हैं। ओके, रजतीत कर दिए, पेंट, दर्पण को पेंट कर दिए। दर्पण ये हमारा है, फिर से देख लीजिए, दर्पण ये हमारा, भैया दर्पण थोड़ा सा बढ़िया से बन जाइए, दर्पण थोड़ा बढ़िया से बन जाइए भाई। हाँ, दर्पण है, ये कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण, बिल्कुल उत्तल दर्पण है। चलिए थोड़ा सा इधर कर लेते हैं हम लोग, इधर घूम कर लेते हैं। अब देखिए, ये दर्पण जो है हमारा, इसका नाम क्या देते हैं हम लोग, बताइए, MM डैश नाम देते हैं। चलिए, इसका प्रधान अक्ष खींचते हैं। क्या करते हैं, प्रधान अक्ष। चलिए, प्रधान अक्ष खींचें। ये है ध्रुव। क्या है ये, ध्रुव। चलिए, इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, यह है C, और यहां पर होगा F। F कैसे निकला वो बाद में देखेंगे हम लोग। तो MM डैश का एक दर्पण है, इसका प्रधान अक्ष ये है, PC है। इसी के समानांतर कोई प्रकाश की किरणें आती हैं, प्रकाश की किरणें आई, एक समांतर प्रकाश की किरणें ऐसे आई और इधर ही वापस चल जाएगी, पेंट के ऊपर थोड़ी जाएगी, मगर इधर जाती हुई प्रतीत होगी, जाती हुई प्रतीत होगी। ऐसा प्रतीत होगा कि इधर जाया है। ठीक है ना भैया, गड़बड़ हो गया। देखिए, ये है प्रकाश समांतर प्रकाश किरणें आए और ये यहाँ से गई। ओके, ये वापस इसी पे वापस चली गई। ओके, और इधर जाती हुई प्रतीत हो रही है कि इधर गई है, ऐसा लग रहा है कि इधर गई है ना। ध्यान दीजिएगा, जाती हुई प्रतीत हो रही है, गई नहीं है, जाती हुई प्रतीत हो रही है। ये प्रकाश की किरण गई और ऐसे गई और ऐसे फिर वापस हो गई। ओके, क्योंकि पेंट के आगे थोड़ी जाएगा, परंतु इधर जाती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है, प्रतीत हो रही है, जा रही है ना। फिर यही प्रकाश की किरणें, ये किरणें गई और इधर वापस हो गई, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, परंतु ऐसा लग रहा है इधर जाती हुई प्रतीत हो रही है। ये किरणें, ये प्रकाश की किरण गई है और फिर वापस आ गई है, गई भी है, वाई भी है, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो हम क्या कहेंगे,
तो ये काटती हुई यहाँ पर प्रतीत होती है, काटती हुई प्रतीत होती है। तो इसको हम कहेंगे उत्तल दर्पण का फोकस। क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण का फोकस। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर काटती है और यहाँ पर काटती हुई प्रतीत होती है। ठीक है ना, यही फर्क होता है किसी भी गोले दर्पण में। इसमें इसका परिभाषा क्या बनता है? देखिए क्या परिभाषा बना, प्रधान अक्ष का वह बिंदु। तो प्रधान अक्ष का वह बिंदु है कि नहीं है? बताओ। हाँ, जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें, समांतर आने वाली किरणें, प्रकाश की किरणें जो दर्पण से परावर्तन के बाद, तो मुख्य अक्ष के समानांतर है कि नहीं है? परावर्तन के बाद यहाँ पर आती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। समझ में आ गया? तो परिभाषा पूरा एग्जाम बता रहे हैं, तो समझ में आ रहा है ना इसका मतलब? तो इस तरह से होता है। ठीक, चलिए तो ये हो गया। अब एक बात कर लेते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात ये है, एफ ये क्या होता है? देखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है, कितनी बार पूछा गया है, नहीं इसका कोई गारंटी नहीं। बहुत ही VVI एक छोटा पॉइंट है, छोटा पैकेट बड़ा धमाल है ना? छोटा पैकेट बड़ा धमाल है। ये होता क्या है कि गोलीय दर्पण का जो फोकस दूरी है, गोलीय दर्पण का गोलीय, कोई भी दर्पण लेने के लिए, अब बताइए नाम क्या है इसका? कौन दर्पण बनने वाला? बताइए कौन दर्पण है ये? कौन दर्पण है? बिल्कुल गलत है, दर्पण है ये नहीं है, कांच का टुकड़ा। पेंट करेंगे तो दर्पण हो। आपको कितनी बार कहते हैं कि समझदारी से सवाल जवाब दीजिए। आप लोगों का क्या हो गया आदत? देखिए आप बोल दीजिए जवाब, गलत बात है। दर्पण अभी इसको हम देखो बना देते हैं, तुम कह रहे हो ना, देखो हम बना देते हैं। कौन दर्पण हो गया? तुम कैसे कहिए कि दर्पण है? अपने मन से? गलत बात है। याद रखो कि पहले जब तक पूरा बातें नहीं हो तब तक तुम मत करो, है ना? चलती है। दर्पण देखे तो बता ही नहीं सकते हो कि कैसे। अभी हम बनाने जा रहे हैं, आप बता रहे हैं। दर्पण है, अब हम इसको इधर से बाहर से पेंट कर रहे हैं। ओके, बाहर से पेंट कर दे रहे हैं, बाहर से पेंट कर रहे हैं। एक दर्पण है, इसको बाहर से हम लोग पेंट कर रहे हैं। ओके, ये है आपका दर्पण का नाम है MM डैश, ध्रुव का है P, प्रधान अक्ष क्या है इसका C, और ये मिला दिए रेखा तो क्या हो गया? प्रधान नहीं, ये तो वक्रता केंद्र त्रिज्या था, वक्रता केंद्र था, यह है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? R, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आप फोकस दूरी कहाँ से कहाँ तक होता है? फोकस से लेकर F की दूरी। तो कैसे पाया गया कि अगर ये 30 है तो ये 15 मीटर पाया गया, अगर ये 14 मीटर तो ये 7 मीटर, ये 10 मीटर तो ये 5 मीटर। तो समझ में आया भैया? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वक्रता त्रिज्या है फोकस दूरी का क्या दुगुना है ना? या यूं का है भाई, मानेंगे हम कि फोकस दूरी जो है ना वक्रता त्रिज्या का क्या है? आधा है। हाँ, याद रखते। F जो है ना, F बराबर हो गया R/2, ये याद रखिए। या इसी परिभाषा को ऐसे भी कह सकता है कि R बराबर 2F, R बराबर 2F। तो ये भी फॉर्मूला वही बात है और ये भी फॉर्मूला यही बात है। तो परीक्षा में कई बार ऐसे दे दिया है, ये वाला चीज़ों को मिटा देता है, यह चीज़ों को मिटा देता है। बचा कहता है बताइए यहाँ पे क्या होगा? कहा ना, समझ में ना? तो यहाँ पे क्या होगा? R होगा, R/2 होगा, है ना? अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं, आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, अभी गलती कर रहे हैं। F बराबर R/2, ऐसी 2 के ना गुना कर देंगे तो क्या होगा? 2F बराबर R। कोई बात नहीं है। अभी पढ़ समीकरण आप लोग जानते हैं ना, समीकरण ना पढ़ें क्या? समीकरण पढ़ते क्या दिक्कत है? जो समीकरण नहीं पता उन्हें देखिए, ये फॉर्मूला याद रखिए। R बराबर नहीं, आप याद करते F बराबर, याद करते हैं ना? F बराबर है ना, F बराबर याद करते हैं आप लोग R/2, 2 यानी कार्य भाग है, क्या हो गुना, तो 2F बराबर क्या हो गया?
दोनों फॉर्मूला एक ही ना है, दोनों अलग अलग है का? दोनों एक ही फार्मूला है भैया, ये दोनों फार्मूला क्या है, सेम है, बस देखने का नजरिया अलग अलग है बस। समझ में आया? ये काफी बार पूछे गए प्रश्न है, ठीक है, चलिए।